वो एक लम्हे के लिए भी मेरे और राइफल बरदारों के दरमियान नहीं आया था। प्रेम चोपड़ा ने दरवाजा खुलवाया और चढ़ी हुई तेवरियों से बोला, चढ़ो, वो तुम्हारी सहेली याद कर रही है तुम्हें, बेचारी की भूख मरी हुई है तुम्हारे बगैर। मैं समझ गया कि उसका इशारा सरवत की तरफ है। यकीनन यूसुफ के जाने के बाद अकेली खौफ खा रही थी। वो लोग मुझे गन पॉइंट पर उसी कमरे में ले आए जहां सलाखदार खिड़की का मंजर हवालात की सी झलक दिखाता था। इसी हवालात में गोबिंदर का सफाकाना कत्ल हुआ था। मैंने देखा सरवत सुकड़ी सिमटी एक गोशे में बैठी थी। उसने अपनी चादर मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेट रखी थी, जैसे ये उसका आखिरी सहारा हो। इन शराबियों सफाक बदमाशों के नरगे में वो इस नाजुक आबगीने की तरह थी जो पत्थरों की बारिश में रखा हो। आशाकोर की जान तो मरकर यहां से छूट गई थी। रजनी को इन्होंने वैसे ही आजाद कर दिया था। अब सिर्फ सरवत यहां मौजूद थी। मैं कमरे में गया तो चोपड़ा ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। उसने तंजिया लहजे में सरगोशी की, बत्ती बुझेगी, हाँ पहरेदार की नजर बचा कर चुम्मा चाटी कर सकते हो। मैंने बमुश्किल जब्त किया। सरवत 24 घंटे में ही कई दिनों की बीमार नजर आने लगी थी। उसके रुखसारों पर जर्दी खिंडी हुई थी। होठों की पंखड़ियां जैसे मुरझाकर अपना रंग तब्दील कर चुकी थी। मैं जानता था कि यह सब क्यों है। चारबाई ने इसके सामने जो कुछ यूसुफ के बारे में बोला था उसने इसे अंदर तक हिला दिया था। वो यूसुफ की पिछली गलतियां माफ करके उसके साथ नए सिरे से जिंदगी के सफर का आगाज करना चाह रही थी। मगर यहां उसको पता चला था कि वो वफा का पुतला तो नई गलतियों का आगाज कर चुका है। मैं सरवत से दिलजोई की बातें करने लगा। मैंने धीमी आवाज में उससे पूछा, अभी तक यूसुफ इन लोगों के हाथ नहीं आया, यह अच्छा शगुन है। वो खामोश रही। खामोशी का वक्फा तवील हुआ तो मैंने पूछा, क्या उसने तुम्हें थोड़ा बहुत इशारा दिया था कि यहां से निकलने का इरादा रखता है? मुझे क्या पता। वो बिल्कुल सपाट लहजे में बोली, वो तुम्हारे साथ इसी कमरे में था, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं हुआ? वो मेरे साथ नहीं था। सरवत ने मध्यम आवाज में इंकशाफ किया। क्या मतलब? प्रेम चोपड़ा वगैरह तो बता रहे हैं कि वो रात को तुम्हारे साथ यहां था। झूठ बोल रहे हैं। उन्हें साथ वाले कमरे में रखा गया था। मैं रात को यहां अकेली रही हूं। फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने और भी कई झूठ बोले हैं ताबिश। पता नहीं क्या चाहते हैं ये। मैं समझा नहीं सरवत। सरवत ने एक नजर खिड़की से बाहर खड़े पहरेदारों पर डाली, फिर सरगोशी के अंदाज में बोली, यूसुफ खुद यहां से नहीं निकले ताबिश, इन लोगों ने उन्हें निकाला है। क्या कह रही हो? वो कल रात 7 वाले कमरे में थे। 11-12 बजे के करीब वो चौड़ी नाक वाले कमरे में आया था जिसे चोपड़ा कहते हैं। उसने यूसुफ से कुछ बातें की थी। 2-4 बातें मेरे कानों में भी पड़ी। चोपड़ा यूसुफ को यहां से निकलने का कह रहा था। उसने यूसुफ से कहा था कि वो तैयार रहे, 3-4 घंटे में उसे यहां से निकाल लिया जाएगा। यूसुफ ने जवाब में क्या कहा? वो तैयार हो गए थे। वो पुज़मुर्दगी से बोली, तो फिर ये ड्रामा क्यों रचाया गया? मैं क्या कह सकती हूँ। अचानक मेरे ज़हन में फुलझड़ी सी छूटी। बात कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी। जावा और सरदार अवतार सिंह में याराना था। सरदार अवतार को हर सूरत में यूसुफ दरकार था, जबकि मैंने जावा को साफ अल्फाज में बता दिया था कि अगर यूसुफ को नहीं छोड़ा जाएगा तो फिर कोई डील भी नहीं हो सकेगी। यूं लगता था कि अयार जावा ने इस मसले का एक दरमियानी रास्ता निकाला है। उसने जाहिर किया है कि यूसुफ भाग निकला है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। क्या सोच रहे हैं? सरवत ने पूछा। मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो सोच रहा था। यूसुफ के हवाले से ये एक अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा कि सरवत को इसकी कोई खास खुशी नहीं है। शायद उसे इस बात का भी दुख हुआ था कि यूसुफ ने अपनी रिहाई के मौका पर उसके बारे में नहीं सोचा। हम राइफलों की छांव में थे। दर्जनों निगाहें हमें हमा वक्त घूर रही थीं। यूं लग रहा था कि सरदार अवतार सिंह के साथ जो ड्रामा हुआ है उसका इल्म जावा और बस उसके 1-2 करीबी साथियों ही को है। सरदार अवतार का गम और बढ़ गया था, लिहाजा गम गलत करने की रफ्तार भी बढ़ गई थी। वो सारा दिन पीता रहा और कभी कभी बड़कें भी लगाता रहा था। ऐन मुमकिन था कि बेचारी बिहारी रकासा भी उसके गम की इज्जत में आई हो। बेटी के फरार के बाद यह दूसरी आफत थी जो अवतार पर आई थी। रात का खाना हमें कमरे ही में पहुंचाया गया। मेरे इसरार पर सरवत ने आज चंद नवाले लिए। उसने मेरे लिए भी प्लेट में खाना निकाला और मेरे सर पर आने वाली चोट का हाल भी दरियाफ्त किया। वो यूसुफ के बारे में कोई बात नहीं कर रही थी, ना ही उसने यूसुफ के मुतालिक शारबाबाई के इंकिशाफ पर कोई तबसरा किया था। रात तारीख और नीम सर थी। न जाने क्यों अभी तक इमरान ने राब्ता नहीं किया था। शायद उसे इंडिया पहुंचने में जरा ताखीर हुई थी। बाद हज़ां मेरा यह अंदाजा दुरुस्त निकला। जावा अपनी लग्जरी जीप में अपने हिफाजती दस्ते के साथ कहीं गया हुआ था। सरदार अवतार सिंह भी उसके साथ था। तहम चौधरी अनवर और चोपड़ा वगैरह यही थे। हमारे इर्द गिर्द राइफलों की गर्दिश भी उसी तरह थी। कमरे में रंगीन पायों वाली बस एक चारपाई थी। मैंने सरवत से कहा कि वो चारपाई पर लेट जाए, लेकिन वो किसी सूरत आमादा नहीं हो रही थी। मैंने कहा, भाई मैं तकल्लुफ के तौर पर नहीं कह रहा, मैं तो सोता ही नीचे हूँ,
तो फिर मैं भी नीचे ही लेट जाऊंगी। उसने एक तरफ पड़ी हुई चटाई खोल ली, इसे एक कपड़े से अच्छी तरह साफ किया। चटाई लंबाई में 10 फुट के लगभग थी। सरवत ने उसके एक सिरे पर अपना और दूसरे पर मेरा तकिया रख दिया। रंगीन पायों वाली चारपाई काली पड़ी रही। चोपड़ा कह रहा था कि कमरे की बत्ती हस्बे मामूल चलती रहेगी, लेकिन फिर लाइट चलेगी। घर में 3-4 लालटेन रोशन हो गई थी। एक लालटेन की मध्यम रोशनी सलाखदार खिड़की के रास्ते हमारे कमरे में भी आती रही। हम अपनी अपनी जगह खामोश लेटे रहे। मुख्तसर से फासले कभी कभी कितने तवील होते हैं। हम सीधे लेटे थे, पथरीले मुजस्मों की तरह, साकत, बेरूह और बेताल्लुक। कुछ देर बाद सरसराहट हुई। मैं देखा कि सरवत ने करवट बदली है, अपना रुख मेरी तरफ किया है। वो धीमी आवाज में बोली, आपने मुझे अभी तक इस काम के बारे में नहीं बताया जो ये लोग आपसे और आपके दोस्त से लेना चाह रहे हैं। सरवत, तुम पहले ही बहुत परेशान हो, इन सवालों में खुद को ना उलझाओ। ये हमारा काम है, हम कर लेंगे, लेकिन ये जानना तो मेरा हक है ना कि आप हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देना चाह रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हुआ तो मैं फरा और आतिफ को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा सरवत, हम इस मामले को अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे, हमें इसका तजर्बा है। बुरहान सी आवाज बोली, ताबिश, आप पहले ही बहुत कानून शिकनी कर चुके हैं, क्या अब और करेंगे? खुद को और सजा की दलदल में धंसाएंगे? ये तो मुकद्दर है सरवत, और मुकद्दर से कोई नहीं भाग सकता। लेकिन ये भी तो कहते हैं कि मुकद्दर हम खुद बनाते हैं। अब तो जो बनना था बन चुका है सरवत, अब इसका और क्या बिगड़ेगा? मेरा भी जो बनना था बन चुका है ताबिश। अब मैं वो पहली वाली सरवत नहीं बन सकती। अब मेरे लिए खुद को कांटों पर ना घसीटें। ऐसी बात क्यों करती हो? तुम्हारे सामने एक जिंदगी पड़ी है, एक साफ सुथरी खूबसूरत घरेलू जिंदगी। नहीं ताबिश, प्लीज आप मेरे लिए खुद को मुसीबत में ना डालें। मैंने कल आपकी बातें भी सुनी है, आप प्लीज मुझ पर इतना बोझ ना डालें कि मैं दब कर मर जाऊं। मैंने क्या किया है? मैंने सब सुना है। यह बदमाश जिसको आप जावा कहते हैं आपको छोड़ रहा था, यहां से जाने की इजाजत दे रहा था, लेकिन आपने मेरा नाम लिया और कहा कि आप मुझे यहां छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आपको आज़ादी मिल रही थी तो आपने क्यों न ली? क्या पता कि बाहर निकलकर आप हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकते। बेहतर काम किसी से किसी भी वक्त हो सकता है सरवत। क्या पता यूसुफ के बाहर जाने से कोई फायदा हो जाए। उसने मायूसी से सारी रहा, लेकिन बोली कुछ नहीं। मुझे अंदाजा हुआ कि यूसुफ के यूं खामोशी के साथ चले जाने से उसे रंज हुआ है। वो यूसुफ के जाने का मवाजना मेरे ना जाने से कर रही थी। इस मवाजने से उसे यूसुफ का रवैया ज्यादा बुरी तरह खटक रहा था। मैंने कहा, हो सकता है सरवत कि यूसुफ ने यह पेशकश कुछ सोच कर ही कबूल की हो। वो समझ गया हो कि ये लोग अभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता था, उसने बाहर जाकर कोशिश करने का सोचा हो। मैं जानती हूँ ताबिश, आप मुझसे बातें छुपाते हैं। मुझे लगता है कि आप यूसुफ की बातों पर भी पर्दा डालते हैं। जब लाहौर में यूसुफ अस्पताल पहुंचे तो आप भी वहां कैसे पहुंच गए? मुझे लगता है वो सब कुछ इत्तिफाकिया नहीं था। आप शायद पहले से यूसुफ के आसपास थे। अगर ऐसा था तो आपको मालूम होगा कि यूसुफ की मसरूफियात क्या है। यूसुफ के चैरिटी शो वाले झूठ का भी आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया। सरवत, मैंने कहा है ना, तुम खुद को इन सवालों में जितना उलझाओगे इतना ही परेशान होगी। तुम पहले कुछ कम परेशान नहीं हो। यहाँ आईना नहीं है, वरना मैं तुम्हें सूरत देखने का मशवरा देता। चेहरा हल्दी हो गया है, तुम तो मुझे तवानाई देती हो सरवत। तुमसे मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। अगर तुम्हारा यह हाल होगा तो मैं क्या कर सकूंगा? आखिरी 2-3 जुमले मैंने बेसाख्ता ही कह डाले थे। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या पता तुम मेरे लिए क्या हो सरवत? हाँ, मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे तवानाई पकड़ता हूँ, जिंदगी की मुसीबतें झेलने का हौसला पाता हूँ। तुम हर कदम पर मेरे लिए हिम्मत और तरंग का सरचश्मा हो सरवत। अगर सरचश्मे सूख जाएं तो बड़े बड़े दरिया रेत के ढेर बन जाते हैं, जिंदगियां बंजर हो जाती हैं। मेरी आवाज भरा गई। मैं उसे आगे भी कुछ कहना चाहता था। जज्बात के रेले में कुछ मजीद बहचाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि भांडियल एस्टेट में मैंने कैसे कैसे उसे याद किया है, कैसे कैसे तड़पा हूं उसके लिए। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। इश्क की आबरू खामोशी में थी, बर्दाश्त में और तस्लीमो रसा में थी। इश्क अजल से खुददार रहा है, हाथ फैलाकर सिला नहीं मांगता, चुप रहकर दिल में उतरता है। सब कुछ पा जाता है या सब कुछ खो देता है, दोनों सूरतों में कामरान ठहरता है। मैंने 5 बरस पहले सरवत को बहुत करीब आने के बाद खोया था। आज वो फिर मेरे आस पास थी, शादीशुदा होकर भी शादीशुदा नहीं थी। उसकी और मेरी जिंदगी के रास्ते फिर से एक हो सकते थे, लेकिन मैं इस यकजाई के लिए अपनी मोहब्बत को लफ्जों और ख्वाहिशों के दाग लगाना नहीं चाहता था। मेरी मोहब्बत ने मुझे अंदर से बड़ा शेर चिशम कर दिया था। मैं अपने दिल को टटोलता था तो लगता था कि मेरे अंदर सरवत को फिर से खोने का हौसला भी मौजूद है। वो खामोश लेटी थी। मुझे लगा कि फिर यूसुफ के बारे में सोच रही है। मैंने कहा, सरवत परेशान नहीं होना, यूसुफ जहां भी होगा जावा की हिफाजत में होगा। मैं सुबह जावा से इसके मुतालिक सारी तफसील मालूम करूंगा। वो मुझसे मिले बगैर क्यों चले गए? मैं इनकी बीवी हूं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ है।
सरवत, कई सवालों का जवाब हमारे पास नहीं, वक्त के पास होता है। हम खुद को खामखाई सोच सोच कर हलकान करते रहते हैं। बहरहाल इतना मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, वह हमसे कहीं ज्यादा महफूज है, और हो सकता है कि उसे पाकिस्तान ही पहुंचा दिया गया हो। मुझे नुसरत की भी बहुत फिक्र है ताबिश, वो पहले इतनी बीमार है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि उससे मेरी बात हो सके? मैं इस बारे में कोई कोशिश करूंगा सरवत। मुझे उम्मीद है कि जावा हमारी बहुत सी बातें मानेगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जी, उसने अजीब सा लहजा में कहा। उसकी इस जी ने मुझे गए वक्तों की याद दिला दी, जब हर चीज पर बहार थी, सारी खूबसूरतियां जवान थी। मैं जब उसे सरवत कहकर बुलाता था, वो इतने प्यार से जी कहती थी कि मैं आगे की सारी ही बात भूल जाता था। मुझसे कहा करता था, तुम जानबूझकर ऐसा करती हो, आम बातों के जवाब में हाँ कहती हो, लेकिन जब तुम ताड़ जाती हो कि मैं कोई फरमाइश करूंगा तो जी कह देती हो। मेरी यादाश्त का फ्यूज उड़ जाता है, वो हंस हंस कर सुर्ख हो जाती थी। मैं यादों की खिड़की में झांकता रहा, वो इसी तरह मेरी तरफ करवट बदले बदले सो गई। दिलनशी आंखों पर पलकों की चिलमन थी। अगयार के नरके में राइफलों की छाव में अगर वो यूं सो रही थी तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एहसास था, या मुझ पर उसके बेपनाह भरोसे का खामोश इजहार था। उसे खुद इसरार करके मुझे यहाँ इस कमरे में बुलवाया था, और जब मैं आ गया था तो अपने इर्द गिर्द के सारे हालात से लाताल्लुक होकर दुनिया माफिया से बेखबर हो गई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में मैं उसका मलही चेहरा देखता रहा। दिल चाहा उसको सीने में छुपा लूं, दुनिया जहान की रुकावटों और आफतों को चीर कर निकलूं और किसी ऐसे बेआबाद जजीरे में जा बसूं जहां मेरे और उसके सिवा और कोई ना हो। सुबह 9 बजे के करीब जावा से फिर मेरी मुलाकात हुई। जब भी जावा से मुलाकात के लिए मुझे ले जाया जाता था, मेरे हाथ अक्कम में हैंडकफ से जकड़ दिए जाते थे। ये मुलाकात उसी कमरे में हुई जहां उससे पहले हुई थी। यहाँ बड़े पलंग पर जावा फैल कर बैठा हुआ था। अल्कोहल की बू, सिगरेट का धुआं और खुद जावा की हैवानी बू, बाज, सब कुछ यहाँ मौजूद था। मालूम हुआ कि सरदार अवतार सिंह आज सुबह सवेरे यहाँ से वापस जा चुका है। चौधरी अनवर गंजा भी यहाँ मौजूद नहीं था। जावा ने मुझसे तन्हाई में बातचीत की। इस बातचीत से पहले उसने अपने दोनों सेल फोन बंद कर दिए, खिड़की को भी बंद करा दिया। हाँ बच्चे, बात हुई तुम्हारी हीरो से? उसने पूछा। नहीं, अभी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आज जरूर हो जाएगी। देर ना करो, यहाँ बहुत कुछ बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सरदार अवतार सिंह बहुत बेकरार है। वो इस लोंडे यूसुफ को हर सूरत यहाँ से लेकर जाना चाहता था। और यूसुफ कहाँ है? जावा ने गहरी सांस ली और कदर धीमी आवाज में बोला, इसके लिए हमें नाटक रचाना पड़ा है, उसके फरार का नाटक। बहरहाल वो हमारे पास है और बिल्कुल महफूज है। इस वक्त फरीदकोट के एक घर में बैठा टीवी देख रहा होगा। कोई ड्रामा वरामा, सास भी तो खाना खराब कभी बहू थी। लेकिन बच्चा जी, ये बात तुम्हारे गले के नीचे रहनी चाहिए। गले से ऊपर आई ना तो गला भी नहीं रहेगा। उसने हाथ से गर्दन काटने का इशारा दिया। मैंने इस बात में सर हिलाया। रात को मैंने जो अंदाजा लगाया तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था। जावा ने अपने मतलब के लिए सरदार अवतार को यादगार धोखा दिया था। यकीनन जावा इन लोगों में से था जो आगे बढ़ने और ऊपर जाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लाशों के जीने बना सकते हैं। वो बोला, मेरे बारे में किसी वहम का शिकार न होना। जो कुछ भी हूँ जुबान का पक्का हूँ। मैं जो जो वचन है तुम्हें दे रहा हूँ पूरा करूँगा। तुम्हारा हीरो खेल पर आमादा हो जाएगा तो वो छोकरी रजनी और यूसुफ कहीं भी जाने के लिए आज़ाद होंगे, और खेल के बाद तुम तीनों भी आज़ाद हो जाओगे। ये कैसी आज़ादी है जावा साहब? तुम जिसे खेल कह रहे हो वो मौत है। तुम मेरे दोस्त को मारने की बात कर रहे हो। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है मेरे बच्चे। अपनी जाने मन को हासिल करना चाहते हो ना, तो अपने दोस्त के लिए तो कुछ खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। इसको आप कुछ खतरा कह रहे हो? ये तो सरासर खुदकुशी है। वह सफाक अंदाज में मुस्कुराया। खुदकुशियां नाकाम भी तो हो जाती हैं, लेकिन जिसको हम कत्ल करते हैं उसे वाकई कत्ल होना पड़ता है। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा और सिगरेट का धुआं छोड़ता रहा, फिर गंभीर अंदाज में बोला, सुना है तुम्हें दर्द नहीं होता? सुल्तान चिट्टा कह रहा था तुम दर्द से बचते नहीं बल्कि दर्द के पीछे पीछे भागते हो। ऐसे काम ढूंढते हो जिनमें तुम्हें शरीर का दुख सहना पड़े। मैं खामोश रहा। वो बोला, जवाब दो, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? मैं खुद से कुछ नहीं करता, बस मेरा मिजाज ही ऐसा हो चुका है। तुम्हारे जैसे मिजाज वाले की हमारे पास बड़ी डिमांड है। ये खेल वाला मामला निमट जाए फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा काम ढूंढूंगा मुंबई में। क्या ये भी कोई धमकी है? नहीं मेरे सोनू, मेरे चंदे, ये तो तुम्हारी अपनी इच्छा की बात होगी। अगर चाहो तो मान लेना, वरना तुम्हारा अपना रास्ता, हमारी अपनी पगडंडी। वैसे वाकई क्या तुम्हें दर्द झेलने में शांति मिलती है? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। अचानक उसने जलता हुआ सिगरेट मेरे सीने पर एन बाई छाती के ऊपर थोप दिया। कमीज और बुनियान फौरन जल गई, फिर गोश्त जला, सिगरेट बुझ गया।
दर्द की नाकाबिले बयान लहर मेरे पूरे जिस्म में फैल गई। मेरे हाथ पुष्ट पर बंधे थे, मैं बस खुद को थोड़ा सा पीछे ही हटा सका। उसने मेरा चेहरा देखा। हाँ भाई, मेरी जानकारी गलत नहीं है, कुछ बात है तुम्हारे अंदर। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया था, लेकिन मैंने कोशिश करके चेहरे के तासरात को नॉर्मल ही रखा। वो सफाक दरिंदा था और मैं कराकर उसकी सफाकी को हंस पहुंचाना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद मुझे दोबारा सरवत के पास पहुंचा दिया गया। मेरा स्टील का हैंड कफ खोल दिया गया था। मुझे देखकर सरवत के चेहरे पर इत्मीनान की एक नुमाया लहर नजर आई थी। इससे पहले कि हम दोनों कोई बात करते, मेरे सेल फोन की बेल होने लगी। मैंने स्क्रीन पर निगाह दुराई। अजीब सा नंबर था, सिर्फ 3 हिंसों का। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से इमरान की जिंदगी बख्श आवाज उभरी। इमरान बोल रहा हूँ। मेरे पूरे जिस्म में जोश की लहर तोड़ गई। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा। आई एम हियर इन इंडिया, तुम्हारे पास, तगड़े हो जाओ। यार ये किस नंबर से बात कर रहे हो? 3 हिंसों का नंबर है, ये पहली नंबर है और इसको समझने में तुम्हें काफ़ी वक्त लगेगा। फिलहाल काम की बात करते हैं। मैं इस वक्त फरीदकोट पहुंच चुका हूँ। तुम कहाँ हो? मैं यहीं लंगड़ीपुरा गांव में, गोविंदर के ससुराली घर में। मैंने इमरान को उस नई सिम के बारे में भी बताया जो अब मैं अपने फ़ोन सेट में डालने वाला था। इमरान ने मेरा नया नंबर नोट कर लिया। जावा से बात हुई है? इमरान ने पूछा। इसने रजनी और यूसुफ को छोड़ दिया है, लेकिन दोनों अभी तक इसकी निगरानी में है। वो कहता है जब हमारी डील फाइनल हो जाएगी वो इन्हें कहीं भी जाने की इजाज़त दे देगा। वो बोला था अभी मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं ये गेम खेलूँगा। मैंने इस इवेंट के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर ली हैं। तुम जावा से मेरी बराह रास्त बात कराओ। लेकिन इमरान, नहीं था अभी कोई सवाल जवाब न करना, ये मेरी दरख्वास्त है तुमसे। बस जो कहता हूँ वो करते जाओ। हमें जावा की शर्त कबूल है। क्या तुम अभी उससे मेरी बात करा सकते हो? अभी तो वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है, जैसे ही वो यहाँ पहुँचे तुम उससे रब्ता कराओ। मगर इमरान ये भी तो देखो, मैं सब कुछ देख चुका हूँ जिगर। उसने तेज़ी से बात काटी। जैसा कहता हूँ वैसा करो, मैं अभी 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। जावा कहीं नहीं गया था, वो यहीं था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इमरान क्या चाह रहा है। वो एक ऐसी शर्त कबूल कर रहा था जिसमें 80 से 85% तक जान चले जाने का इम्कान था। मेरा दम घुटने लगा, गले में जैसे कुछ अटक कर रह गया था। सरवत मेरी तरफ देख रही थी। उसे पता नहीं चला था कि हमारे दरमियान क्या बात हुई है। अचानक सरवत की नज़र मेरे सीने पर पड़ी। कमीज और बुनियान चली हुई थी, सीने पर दागे जाने का ताज़ा निशान नजर आ रहा था। हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? उसने कहा। फिर मैंने बताए बगैर वो जान गई कि मुझे सिगरेट से दागा गया है। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आए। एंटीबायोटिक मरहम जो चावा के कारिंदे ने मुझे सर पर लगाने के लिए दिया था कमरे ही में पड़ा था। रोई भी थी। सरवत जल्दी से गई और मरहम ले आई। मुझे जख्मों को लादवा रखना आ गया था। जख्म खुद ही लगते थे, खुद ही खराब होकर ठीक हो जाते थे। लेकिन आज सरवत मुझे अपने हाथ से दवा लगा रही थी। ऐसे इलाज के लिए तो मैं अपने पूरे जिस्म को जख्म कर सकता था। उसने अपनी हिलाई उंगली पर मरहम लगाया और मेरी जली हुई जिल्द पर रखा। तासीर जख्म से रूह तक चली गई। मैंने आंखें बंद कर ली और दीवार से टेक लगा ली। दर्द हो रहा है? उसने मुझसे पूछा। हाँ सरवत, बहुत दर्द है। सर से पांव तक दर्द में डूबा हुआ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इसका कोई इलाज नहीं। ये दर्द मुझे अपने साथ कब्र में लेकर जाना होगा। वो डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली आप मेरे दुख में इजाफा करना चाहते हो तो कर लें, मैं आपको नहीं मना करूंगी। जो कहना कह लें, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मैंने आपको बहुत दुख दी है ना ताबिश, मैं इसका इतराफ़ करती हूँ। आप जो भी सजा दें मेरे लिए कम है। दोनों ही कसूरवार हैं सरबत, और दोनों ही बेगुनाह भी। ये जुर्म और सज़ा की बात नहीं है सरबत, ये तो वफा और फनाह की कहानी है। तो फिर दुआ करें मैं फनाह हो जाऊँ, आपके सामने आपके हाथों में ख़त्म हो जाऊँ। जीने में तो कोई खुशी नहीं मिल सकी, शायद मरने में मिल जाए। तुम बस मरने की बात ही क्यों करती हो सरबत? मुझे जीने में कुछ नज़र नहीं आता ताबिश, कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी एक बोझ बन गई है, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। मेरी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों का वबाल मेरे आस पास वालों पर पड़ा है। अम्मी अब्बू चले गए, नासिर भाई चले गए, और अब नुसरत मेरी जद में है। नुसरत तुम्हारी जद में नहीं है सरबत, नहीं है। वो अपनी बीमारी के जद में है, और ये बीमारी भी कोई लाइलाज नहीं है। नुसरत ने ठीक होना है, फिर से हंसना बोलना, लेकिन तुम शायद फिर भी जीना ना सीख सको। फिर कोई और वहमा तुम्हें जकड़ लेगा। जिंदगी की किसी और दुश्वारी को तुम अपनी तरफ मंसूब कर लोगे। इस घेरे से निकलो सरबत है, इस जाल को तोड़ दो। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मुकद्दस रिश्ता है, इसका टूटना बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन जब यह रिश्ता एक नाकाबिले इलाज नासूर बन जाए तो फिर इसको काट देना भी जायज़ है। मजहब, मुआशरा, इखलाकियात, सब में इसकी इजाज़त मौजूद है। मेरी समझ में कुछ नहीं आता ताबिश, ना समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारे सामने वाज़ेह है। मुझे आज कहने दो सरबत के यूसुफ ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की। वो जर्मन बीवी के इश्क में गिरफ्तार रहा और उसकी वजह से उसने तुमसे कताए ताल्लुक रखा। तुम्हें कभी बीवी समझा ही नहीं।
जब चर्मन लड़की वाला भूत सर से उतरा तो उसे होश आया, लेकिन तब भी उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ तुम्हारी कुर्बत की ख्वाहिश की। उसे एहसास हुआ कि कामत की हैसियत से उसे तुमसे मुस्तफीद होना चाहिए, मगर उसके लिए भी उसने तादेर इंतजार करना गवारा नहीं किया। जब तुम्हारी तरफ से सर्द महरी देखी तो वो फौरन दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो कराही, बेशक इनमें गलतियां हैं ताबीज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इतना बड़ा फैसला कर लें। वो ठीक हो सकते हैं, जब खुदा इंसान से मायूस नहीं तो हम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाएं? मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है। उसकी आवाज़ भरा की, तुम अपनी जिंदगी को कांटों में घसीटने की कोशिश कर रही हो सरवत है, और साथ ये उम्मीद भी रखती हो कि कांटे तुम्हें जख्मी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, अभी वक्त है सरवत, कोई अच्छा फैसला कर लो। सरवत ने अपना सर घुटनों में कर लिया और नफी में हिलाने लगी। वो जैसे मुझे चुप रहने के लिए कह रही थी। मैं चुप हो गया। वो कुछ देर तक इसी तरह गठड़ी बनी बैठी रही, फिर बोली, मैंने आपसे कहा था आप नुसरत से मेरी बात करा दें। मैंने तवील सांस ली। मैं जावा से बात करना चाहता था, लेकिन फिर नहीं की। अभी हमें नुसरत को इस मामले से अलग रखना चाहिए। ये बदतरीन लोग हैं सरवत, हम नुसरत को इनकी निगाहों में क्यों लाएं? वो मेरी बात समझ गई और सर झुका लिया।